नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम राजेश बादल साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। आज मैंने राजेश भाई साहब से एक आग्रह किया था कि थोड़ा हम लोग स्टेट स्पेसिफिक आज बात करने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल पिक्चर जैसे यूपी की क्या है और खास करके हिंदी पट्टी, क्योंकि अ, ये हम लोगों का मानना ऐसा है कि बीजेपी के लिए डू और डाई, मेक और ब्रेक हिंदी पट्टी ही डिसाइड करेगा। दक्षिण में वो कुछ कहते रहे हैं कि उनकी 10 सीटें केरल में आएंगी और तमिलनाडु में मेजॉरिटी आएगी। ये सब मन को फुसलाने के लिए या अपने काडर को और जोश देने के लिए तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड में दक्षिण में कुछ बहुत बीजेपी कर पाएगी, इसमें हम सब लोगों को डाउट है। लेकिन हिंदी पट्टी में जहां पिछली बार मूल रूप से 100 में 100, 95%, 90% इस तरह से उनका जहां परफॉर्मेंस था, उसमें बीजेपी के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि 100% से ऊपर जा नहीं सकते हैं, मैक्सिमम तो 100 ही हो सकता है, और ग्राउंड पे रियल में चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो रही हैं। तो राजेश भाई, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की बात इसलिए करूं कि 29 में 28, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये परफॉर्मेंस था। अब 29 में 28 सीट लाने के बाद अब कितनी से 29 में 29 कर लेंगे, लेकिन 29 में 28 सीट को डिफेंड करना भी बहुत आसान काम नहीं रहता है। लोग पॉलिटिक्स में कुछ कहें कि मोदी के नाम पे वोट मिलता है, वो लेकिन नाम पे वोट मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोकल फैक्टर्स को बिल्कुल ही आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अ, मैं पहले एक आपको कितने टिकट अभी अभी मध्य प्रदेश कहाँ खड़ा है, क्या सबके टिकट फाइनल हो गए या कुछ टिकट अभी बाकी हैं, किस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मैं इस पे एक आपकी टिप्पणी ले लूं, फिर आगे के बात करते हैं। जी, धन्यवाद आनंद जी। देखिए, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसको भारत का जो हृदय प्रदेश कहा जाता है। भौगोलिक तौर पर ये केंद्र में है और यहाँ पर राजेश जी भाई, एक बात माफ कीजिएगा, मतलब थोड़ा दर्शकों को वो जो 4 प्रदेश मिलके मध्य प्रदेश बना है वो भी याद दिला दीजिएगा, वो थोड़ा। जी मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो जी ये जो दिल है मध्य प्रदेश का, थोड़ा सा बेढंगा सा दिल है। कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो संघर्ष है, सीधा संघर्ष है। तो मैं कह सकता हूं कि 35-40% वोटों के ढेर पर दोनों ही पार्टियां लगभग बैठी रहती हैं, और जिस बार भी 5% वोट से अंतर बढ़ जाता है, वो पार्टी बढ़त ले जाती है। अब दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये बताऊं कि मध्य प्रदेश एक दिल प्रदेश तो है, मगर ये कृत्रिम प्रदेश भी है। क्यों? इसलिए कि 1956 में जब ये मध्य प्रदेश बना आनंद जी, तब इसमें 4 पूर्ण प्रदेशों का मर्जर हुआ था, विलय हुआ था। वो प्रदेश अलग अलग अपनी विधानसभाओं के साथ, अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर रहे थे। ऐसा देश में कहीं और उदाहरण दूसरा नहीं मिलता। विंध्य प्रदेश अलग था, महाकौशल अलग था, मध्य भारत अलग था, छत्तीसगढ़ अलग था। तो इस तरह से था मामला। तो ये जो चीजें थी, अब चारों एरिया का, चारों इलाकों का वो एक प्रदेश में आ तो गए, लेकिन आज भी हम पाते हैं कि चरित्र इनका अलग अलग है। विंध्य प्रदेश में या महाकौशल जो एरिया है, उसमें आदिवासी बहुत हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज्यादा आदिवासियों की जो संख्या है वो मध्य प्रदेश में है, 2 करोड़ 10 या 15 लाख के आसपास है। तो इसलिए इसको ट्राइबल स्टेट भी कहते हैं। तो महाकौशल में हमेशा से कांग्रेस मजबूत रही है। पिछला जो चुनाव है, मैं उसको भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से ये कहता हूं कि एक तरह से पहला चुनाव था, क्योंकि 2014 का जो चुनाव था आनंद जी, वो काफी हद तक कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नकारात्मक वोटों पर वो पार्टी जीती थी। लेकिन 2019 का बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक और जो तमाम जो मुद्दे थे, उसके कारण और कुछ मोदी का अपना जो अंदाज है, उसकी वजह से ये पहली बार आए थे। लेकिन टेक्निकली आप देखें तो ये तीसरी बार है, और भारत में तीसरी बार कोई भी केंद्र सरकार बहुत आसानी से नहीं आई है। देखिए ना, नेहरू जी के जमाने से तब से तो किसी को अवसर इस तरह से नहीं मिला। नेहरू जी 1952 में आए, 57 में आए और 62 में आए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के पास
इस प्रदेश में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए कुछ नहीं है, और कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। 28-1 का जो आपने बताया, तो 28-1 इस बार भी पार्टी ये सोच रही है, बीजेपी, कि शायद वो 29वीं सीट भी ले जाए। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि जिन 4 इलाकों की बात मैंने कही, मालवा, मध्य भारत, महाकौशल और विंध्य, उसमें मध्य भारत में और महाकौशल में कांग्रेस के पास कम से कम आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर उन्होंने बहुत कैंडिडेट तो इस बार कांग्रेस ने बहुत अच्छे उतारे हैं। और मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए, लोगों को लगता होगा कि हम कांग्रेस के पक्ष की बात करते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि पक्ष और प्रतिपक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलित होने चाहिए। तो कांग्रेस ने इस बार कैंडिडेट अच्छे उतारे हैं, 2-1 जगहों पर छोड़ के। एक गलतफहमी हुई खजुराहो में, जहां की आपको पता है कि गठबंधन में समाजवादी पार्टी को गई थी, और बाद में वो जो मीरा यादव हैं समाजवादी पार्टी की, उनका नामांकन ही निरस्त हो गया। तो अभी दोनों ही दल दुविधा में हैं कि एक और रिटायर्ड आईएएस हैं मिस्टर प्रजापति, क्या उन पर दांव लगाया जाए। अभी एक औपचारिक सूचना मेरे पास मतलब अभी तक नहीं है, लेकिन ऐसी बात है कि उनके साथ सहमति बन गई है। तो इस तरह से, लेकिन 28 सीटें भी मुझे लगता है कि इस बार रिपीट करना बहुत कठिन है। कठिन ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह अच्छे संघर्ष में है और अच्छी फाइट दे रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी को। मंडला में बहुत अच्छी स्थिति है, नरसिंहपुर, होशंगाबाद में बहुत अच्छी स्थिति है कांग्रेस की, रतलाम, झाबुआ में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, और इसके अलावा सतना उनके लिए कठिन है, और छिंदवाड़ा तो कमलनाथ की प्रतिष्ठा का प्रश्न है ही। तो मुझे लगता है कि 6-7 सीटों पर अगर कांग्रेस ने अंतिम क्षणों में और मतदान के बाद भी, मतगणना के दिन जोर लगाए रखा, तो शायद मुझे लगता है कि यहां से इस बार मध्य प्रदेश में से कांग्रेस को कुछ अच्छी सूचनाएं मिल सकती हैं। जी जी जी। मैं राजेश भाई, एक दो चीजें, मैं आपसे जब बात कर रहा था तो मैं वो भी देख रहा था जो टैली है। कांग्रेस की, अरे बीजेपी की बहुत डिसाइसिव पिछली बार जीत थी। कांग्रेस की एक सीट से नकुलनाथ कमलनाथ जी के लड़के हैं, वो जीते थे 37,000 वोट से। बाकी मैं दर्शकों के लिए बता दूं, बीजेपी जो बाकी 28 सीट थी उसमें से एक सीट 90,000 वोट से जीती थी, 5 सीटें 1 से 2 लाख वोट के अंतर से जीती थी, 4 सीटें 2 से 3 लाख के अंतर से जीती थी, 9 सीटें 3 से 4 लाख के अंतर से जीती थी, 5 सीटें 4 से 5 लाख के अंतर से जीती थी, और 4 सीटें 5 से 6 लाख के अंतर से जीती। ये बात मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत डिसाइसिव है। और ये तब था जब कांग्रेस की सरकार राज्य में थी, कमलनाथ जी सरकार में चीफ मिनिस्टर थे। अब तो बीजेपी की अपनी सरकार है और सारा कुछ है, तो इतनी लीड को कवर कर पाना, ठीक है, इलेक्शन में तो हर इलेक्शन में एक नया इलेक्शन होता है, लेकिन थोड़ा हरकुलियन टास्क नहीं आपको लग रहा है? देखिए, है, मैंने कहा ना कि कांग्रेस के लिए चुनौती कम नहीं है, कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है। आपने कहा कि 2019 में कमलनाथ जी की सरकार थी, बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद से कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके भी लगे हैं। जैसे कांग्रेस की सरकार चली गई, अब पिछले चुनाव और इस चुनाव के बीच में जो अंतर आया, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में चले गए, सरकार चली गई। इसके बाद सुरेश केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सुरेश पचौरी एक कद्दावर नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी में चले शामिल हो गए। कुछ स्थानीय स्तर के जो द्वितीय पंक्ति के नेता होते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इतिहास देखें तो मध्य प्रदेश का भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी कांग्रेस के बारे में ये हुआ है कि जब जब ये एक राजनीतिक राय बनी कि अब तो कांग्रेस खत्म हो गई, अब कांग्रेस निपट गई, अब दोबारा नहीं आती, और अगले चुनाव में ही कांग्रेस वापस बड़ी ताकत के साथ आई। 2 बार तो हम देख ही चुके हैं। 89 में ये कहा जा रहा था, और 79 में ये बात, 77 में ये बात कही जा रही थी, फिर इंदिरा जी आई, 89 में राजीव गांधी के बाद ये कहा जा रहा था, नरसिंह राव आए, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब जा रही थी तब भी ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस में अब दम नहीं है।
तब 10 साल तक चलाने वाली सरकार कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने दी, 10 साल तक चली। तो मुझे जो लगता है कि अब ये परसेप्शन वाला मामला, जैसे आपने कहा कि मार्जिन की बात, मार्जिन कम होगा इस बार, वो मार्जिन 1 या 2 लोगों के पास ही रहेगा, अधिक जो अंतर का है इस बार। अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण के तौर पर, भोपाल से लगी हुई सीट विदिशा की है, लोकसभा सीट, बड़ी महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है, और यहां से अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रह चुके हैं, यहां से सुषमा स्वराज सांसद रह चुकी हैं, और इस बार यहां से मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। तो शिवराज का अपना इलाका है, लेकिन एक पुराने कांग्रेस ने, मैंने कहा ना, प्रताप भानु शर्मा को निकाला है, यहाँ पर कैंडिडेट बनाया है, 2 बार सांसद रहे हैं, और उनका स्थानीय प्रभाव बड़ा जबरदस्त है, और बेदाग पारी उनकी रही है। तो इस बार मैं ये नहीं कहता, लेकिन मार्जिन निश्चित रूप से शिवराज का जो मतलब पिछले चुनाव की तुलना में कम होगा। और शिवराज, देखिए, इतनी टफ स्थिति है कि शिवराज किसी दूसरे इलाके में स्टार कैंपेनर की तरह बहुत कम जा पा रहे हैं, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने इलाके में फंसे हुए हैं। एक आध जगह कहीं किसी कैंडिडेट का नामांकन भराने गए हों तो गए हों, लेकिन उनके लिए चुनौती है प्रताप भानु शर्मा। तो अब ये जो मैं आपको प्रत्याशियों की बात कर रहा हूं, रतलाम झाबुआ से कांतिलाल भूरिया हैं। कांतिलाल भूरिया केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राज्य मध्य प्रदेश में मंत्री रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। और आदिवासियों के बीच में इस बार जो है मंडला और रतलाम झाबुआ, ये 2 सीटें मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस के लिए अनुकूल हो सकती है। जी जी जी। मैं एक चीज और जरा पूछ लूं राजेश भाई, बाकी सब नजर आ, राहुल गांधी ने भी अपनी भारत जोड़ो इस वाली यात्रा में भी काफी समय लगाया मध्य प्रदेश में, लेकिन कमलनाथ जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बीच में तो कमलनाथ जी करीब करीब चले ही गए थे, मतलब हम सब लोग मान लिए थे, और कमलनाथ जी भी उस तरह के बयान देने लगे थे, लेकिन शायद भाजपा ने जो भी कारण रहा हो दरवाजा बंद कर दिया एंड समय में। मतलब मैं तो कहूंगा कि एक पैर उनका अंदर भी चला गया था, लेकिन फिर उनको धक्का देके बाहर कर दिया, और वो फिर वापस में कांग्रेस में आके गिरे। कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं? उनकी कोई बहुत सुनाई भी नहीं पड़ा, वो केवल अपने, मुझे लगता है अपने लड़के के चुनाव क्षेत्र ही तक सीमित हो गए हैं क्या इस बार? देखिए, मैं आपसे कह सकता हूं कि कमलनाथ जी के कुछ समय से कुछ जो राजनीतिक कदम है वो ठीक नहीं पड़ रहे हैं, और उस को देखते हुए, उसके मद्देनजर, जैसे बीते दिनों एक परसेप्शन बन गया था, और आपने कहा कि काफी हद तक ये मान लिया गया था, और संभवतः ये शायद तय भी हो गया था कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने और उनके बेटे ने अपनी आईडी से और अपने उससे कांग्रेस पार्टी का निशान हटा दिया था। वो एक त्रिपुंड लगाए सन्यासी की वेशभूषा में नजर आने लगे थे, पत्रकारों से डिप्लोमेटिक उत्तर दे रहे थे, उनके समर्थक पत्रकारों से डिप्लोमेटिक उत्तर दे रहे थे। तो इसने क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई फायदा किया हो या नहीं किया हो, कांग्रेस के भीतर कमलनाथ जी की छवि को उन्होंने खुद ही अपने तय नुकसान पहुंचाया है। अब क्या हुआ कि चूंकि उनके बेटे छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, और छिंदवाड़ा में घेराबंदी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इतनी तगड़ी की है कि कमलनाथ जी अब छिंदवाड़ा से बाहर निकलने की सोच ही नहीं सकते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ का हनुमान माना जाता था एक दीपक जोशी को, और दीपक जोशी तो कैलाश जोशी के बेटे, दीपक सक्सेना को। तो दीपक जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जो लगातार हम देखते थे कि 35-40 वर्षों से उन्होंने कमलनाथ का साथ नहीं छोड़ा था। दूसरा, नकुल नाथ की अभी जो सियासी ट्रेनिंग है, खास तौर पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो जो छिंदवाड़ा के कट्टर कमलनाथ के जो समर्थक हैं, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, और नकुल नाथ उनको मना नहीं पा रहे हैं। ज्यादातर लोग ये कहते हुए बीजेपी में गए हैं कि वे नकुल नाथ के व्यवहार के कारण बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जी जी जी। मैं राजेश भाई एक और व्यक्ति, एक कैरेक्टर, क्योंकि ये लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहे, एक बीजेपी ने मतलब बहुत हवा दी गई थी, लेकिन इधर उनका कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, वो कहाँ हैं? कुछ मतलब वो अपना काम धंधे में लग गए कि वो कुछ है कहीं उनका कुछ? नहीं, वो है पर्दे के पीछे से, उनकी भूमिका निश्चित रूप से है, और ये
उसी इलाके के बाशिंदे हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब वहां उनके लिए अब बहुत कुछ करने के लिए ज्यादा बचा इसलिए भी नहीं है क्योंकि वीडी शर्मा के सामने एक तरह से वॉक ओवर की स्थिति बन गई, क्योंकि वो मीरा यादव का नामांकन निरस्त हो गया, जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी, और कांग्रेस ने गठबंधन में ये सीट समाजवादी पार्टी को दी थी। तो जो बागेश्वर धाम है वो इन दिनों काफी बहुत चर्चा में नहीं है इस चुनाव से, और मुझे लगता है कि शायद यही एक कारण है कि अब वहां एक वीडी शर्मा जो मान के चल रहे हैं कि उनकी जो विजय है वो सुनिश्चित है। तो अब बाबाओं का उस तरह का इस्तेमाल कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद ये भी हो कि पार्टी ने कई दिनों से राम मंदिर का जो है जिक्र करना छोड़ दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में मैं ये नहीं कह सकता कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, खास तौर पर महिलाओं के बीच। तो है, मसला तो है, मुद्दा है, लेकिन बाबाओं का अभी मुद्दा बाजार गर्म नहीं है अभी। जी जी, मैं राजेश भाई अब जरा थोड़ा आपके बगल का जो राज्य है उसकी बात कर लूं, छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक क्वालिटेटिव चेंज ये है कि वहां बीजेपी के सामने कांग्रेस अपने बेस्ट जो उसके सबसे इफेक्टिव लोग हैं उनको उतार रही है। और भूपेश बघेल की बहुत सी पॉलिसीज से हम लोग एक मत ना हो, लेकिन उनकी पॉलिटिकल विल से कोई मानना पड़ेगा, वो खुद उतर रहे हैं। ताम्रध्वज मतलब जैसे एक जनरल नहीं होता, कैप्टन होता है कि वो खुद लड़ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि कैसे कैसे किसको लड़ना चाहिए। कुछ उम्मीद मतलब बीजेपी वहां से कितना वही पुराना परफॉर्मेंस रिपीट करेगी कि इस बार थोड़ी दिक्कत हो रही है? थोड़ा छत्तीसगढ़ के बारे में बताएं। हाँ जी, छत्तीसगढ़ देखिए बीजेपी के लिए इस बार थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ। टफ मैं इसलिए कह रहा हूं, भले ही उनकी प्रदेश सरकार है, छत्तीसगढ़ का जो एक चरित्र और मिजाज है वो जब जब मध्य प्रदेश में शामिल था तब भी, और मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद, वो जो है वो एक ट्राइबल कैरेक्टर या ट्राइबल मूड प्रो कांग्रेस रहा है, इसके बाद भी कि बीजेपी को अच्छी कामयाबी मिली है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने इस बार प्रत्याशियों का चुनाव बहुत अच्छे ढंग से किया है। हालांकि एक नुकसान भी, झटका भी लगा है कांग्रेस को, जो पिछली बार हम लोग, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में हम चर्चा करते रहे थे कि बहुत कद्दावर नेता बीजेपी के थे नंद कुमार साय, और छत्तीसगढ़ के बड़े आदिवासी नेता थे, वो कांग्रेस में आ गए थे। अब इस चुनाव में वो वापस अपने मायके में पहुंच गए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो किरकिरी तो उन्होंने अपनी कराई है, लेकिन उनके वापस लौटने का थोड़ा बहुत तो असर होगा। लेकिन अभी भी अगर मैं कांग्रेस के नजरिए से कहूं तो देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए एक घायल प्रदेश है। कुछ एक साल पहले की बात है, आपको याद होगा, समूची लीडरशिप वहां की नक्सली हमले में चली गई थी। विद्याचरण शुक्ला चले गए थे, नंद कुमार पटेल चले गए थे, महेंद्र कर्मा चले गए थे, और बाद में तो चलिए अजीत जोगी ने हालांकि अपनी पार्टी बनाई थी, मगर अजीत जोगी भी अब नहीं रहे। तो कांग्रेस के लिए अब एक तो मिस्टर सिंहदेव और भूपेश बघेल, ये दोनों की जोड़ी मुझे लगता है कि इस बार अच्छी मेहनत कर रही है। जी जी जी, मैं चलते चलते एक राजेश भाई अंतिम प्रश्न कर लूं, क्योंकि उसका मैं इसलिए उस प्रश्न को पूछता हूं बार बार कि वो बहुत कई लोगों ने कहा है, लेकिन मेरी आप इस पर, कांग्रेस का घोषणा पत्र इस बार लीक से हटके है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स की बात कर रहा है कि क्या क्या डिलीवरी हम ये करेंगे, हम ये करें, स्पेसिफिक है वो। हम 100 साल बाद ये करेंगे, आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, आप गोरे दिखने लगेंगे, इस तरह की बातें नहीं। वो साफ कह रहा है कि अगर हम आए तो ये 1 2 3 4 5 6 वो अपने काम गिना रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो बीजेपी की लाख कोशिश के बाद भी इलेक्शन में कुछ मुद्दे तो बोलने ही होंगे। बीजेपी का काम इससे नहीं चलेगा, 370, 3 तलाक, राम मंदिर, शक्ति, ये सब बीजेपी मुद्दे तलाश करती हुई दिखाई दे रही है। मैं इस पे एक टिप्पणी लूं, ये जो बीजेपी 5 साल इतनी मेहनत करती है, उसको मुद्दा क्यों नहीं मिल पा रहा है इस बार? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जो आपने कहा ना कि अब आज का जो मतदाता है वो 2024 का मतदाता 5 साल में काफी आगे जा चुका है, और वो नहीं है जो 2014 में था, 10 वर्ष पहले था।
भारतीय जनता पार्टी की तरह अब कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो अपना संकल्प पत्र या वचन पत्र या घोषणा पत्र कहें, उसमें 2047 की बात नहीं कही है, उसमें 2029 की बात नहीं कही है, और उसमें कोई सपनों का सौदागर बन के उसमें सपने खरीदने की दिखाने की कोशिश नहीं की है। उसने टू द पॉइंट जो मुद्दे रखे हैं, उसने इस बार मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा काम जो किया था कि अपना ये जो संकल्प पत्र या वादा पत्र या वचन पत्र जो भी आप कहें, उसके लिए उसने बहुत मैदानी काम बहुत किया, फीडबैक बहुत लिया था, और मध्य प्रदेश की जो मूल समस्याएं हैं वो भी उस घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं नजर आती हैं। तो ये जब होता है तो मुझे लगता है मतदाताओं का और खासतौर पर यूथ का, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है में सबसे ज्यादा, संसार में सबसे ज्यादा आबादी नौजवानों की है, और यूथ को लेकर के ये घोषणा पत्र बड़ी सकारात्मक छवि पार्टी की बनाता है। जी, मैं बस चलते चलते अंतिम इसलिए पूछ लूं क्योंकि वो थोड़ा वो है, लेकिन अभी एक और केंद्र सरकार क्या कर रही है, वो यूट्यूब को एक लेटर लिख रही है और कुछ कुछ यूट्यूब चैनल को, एक दो को बंद किया, एक दो के ऊपर नोटिस आ गया है कि आपको बंद कर दिया जा सकता है। उसमें बोलता है हिंदुस्तान को बंद किया गया, आर्टिकल 19 और नेशनल दस्तक के पास यूट्यूब का नोटिस आ गया कि भाई ये मुझे आया हुआ है, मुझसे कहा गया है कि कॉन्फिडेंशियल इन नेचर है, मैं आपको नहीं बता सकता हूं, आप अपना कुछ देखना हो तो देख लीजिए। ये इशारा किस तरफ कर रहा है? ये इशारा उनकी डेस्परेशन कर रहा है, या ये दूसरों को एक वो सबक दिखाना चाहते हैं कि देखो इस तरह से बंद कर सकते हैं? ये क्या बेसिकली क्या करना चाहते हैं? देखिए, जो 2024 का भारत है उसमें यूट्यूब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की और केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की बड़े पैमाने पर एक तरह से जो आलोचना के सुर हैं वो हमें दिखाई देते हैं और वो हमें सुनाई देते हैं। तो सरकार, देखिए प्राइवेट मीडिया का जो हाल है हम जानते हैं, बहुत सारे निजी चैनलों पर सरकार ने अपना प्रभाव बढ़ा दिया है, सरकारी जो उसके अपने चैनल हैं वो तो है ही हैं। तो रेडियो पर आप अगर सुन रहे हो इन दिनों तो दिन रात सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है। तो अब फेसबुक का उस तरह से असर होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब ऐसा है जिसमें जिसके हिट्स, जिसके लाइक्स, जिसके देखने सुनने वाले करोड़ों की तादाद में, और ये एक केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय है। आपको याद होगा कि पिछला जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस लोकसभा चुनाव में कुछ अंतरराष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ अंकुश लगाने का काम किया गया था, और कुछ मुकदमे भी मतलब नोटिस दिए गए थे उनको, काफी सारी बातें हुई थी। तो ये जो चल रहा है एक परीक्षण है, और अभी मुझे लगता है कि यूट्यूब पर नकेल सरकार की ओर से सख्त होगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।